बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलीज़े डिज़ाइनिंग स्टूडियो। हम सीख रहे हैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 और आज हमारी 11वीं क्लास है। तो चलें हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पिछली 2 क्लासेस में 9 और 10 नंबर जो हमारी क्लास है, 9 नंबर क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया था ये वाला कॉलम ए और 10 नंबर क्लास के अंदर मैंने आपको कॉलम बी के बारे में बताया था। और आज की क्लास हमारी बहुत स्पेशल होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको कॉलम सी बताऊंगा, जिसकी शॉर्ट की F6 है। तो कॉलम सी को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलम सी हमारा बेसिकली एक रनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि एक वेलकम का स्पेशल टूल है। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में एक ये स्पेशल के नाम से एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स शो होता है। जिस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर ये देखिए कॉलम सी, ये इसकी विड्थ है। जैसे कि अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये जो एक सर्कल नज़र आ रहा है ना, ये कॉलम सी हमारा इस वक़्त सिलेक्ट है। और ये आप नीचे यहाँ देखेंगे तो ये देखिए एंटर पॉइंट 1। तो मैं यहाँ पर राइट या लेफ्ट क्लिक से कोई भी एक पॉइंट लगाता हूँ, ये देखिए। इसी तरह मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं एक कर्व पॉइंट लगा लेता हूँ, जो कि हमारा राइट क्लिक से लगता है। और यहाँ पर मैं फिर से एक कर्व पॉइंट लगाता हूँ। यहाँ पर मैं कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर, कॉर्नर, कर्व, कॉर्नर, स्पेस या एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारा ये कॉलम सी लग चुका है कुछ इस तरह। और ये कॉलम सी को हम साटन, साटन रेज्ड, ज़िगज़ैग, ई स्टिच या ततामी, इनमें से हम किसी भी टाँके में इसे हम चेंज कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन अभी चलें ज़रा इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने अभी कॉलम सी से में बनाया गया एक ऑब्जेक्ट है। अब देखें यहाँ पर इसके ये जो स्टिचेज़ हैं, ये कुछ यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ इकट्ठे हो रहे हैं। अगर मैं इसे थोड़ा रीशेप करता हूँ, ये देखिए, तो इसके स्टिचेज़ ठीक हो गए हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसको एहतियात से, बड़े ध्यान से इसकी शेप्स दें, तो हमारे इसके स्टिचेज़ बहुत अच्छे आते हैं, हमें उसे चेंज करना नहीं पड़ता है। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो ये देखिए, इस वक़्त इसकी जो विड्थ है, वो यहाँ पर 2.9 mm या कह लें कि पूरा 3 mm शो कर रहा है। अब इसकी विड्थ देखने के लिए यहाँ पर मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ। मेज़र करने के लिए हमारे विलकम में जो एक टूल होता है, उसका नाम मेज़र टूल होता है और उसकी शॉर्ट की एम होती है। सिंपली मैं यहाँ पर एम प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक मेज़र टूल नज़र आ गया। ये जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, वो वहाँ पर उसकी लोकेशन बता रहा है। अब ये देखिए, मैं इसे इस यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर, तो देखें इसकी लेंथ 3 mm और इसका एंगल 21.72 डिग्री बता रहा है। अब इसकी विड्थ को, मतलब ये जो दरमियान में एक आपको वेक्टर लाइन नज़र आ रही है, ये इसका बेसिकली सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ गौर करें, तो यहाँ पर ये देखिए सेंटर पर मैंने यहाँ पर चेक किया हुआ है। इसका मतलब कि मेरी जो 3 एमएम की स्टिचेज़ हैं, वो इस रेफरेंस लाइन से सेंटर में इसके 3 एमएम हो। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 एमएम का जो मेरा एक स्टिच है, वो इस लाइन के इस तरफ आएगा और 1.5 एमएम का जो मेरा स्टिच है, वो बाकी दूसरी साइड पर आएगा। तो मैं इसको दोबारा आपको मेज़र करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी सेंटर लाइन है। यहाँ से मैं अगर इसको मेज़र करता हूँ, तो ये देखिए 1.5 एमएम और यहाँ इस तरफ से देखता हूँ, तो यहाँ भी 1.5 एमएम है। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, इसकी मैं विड्थ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी विड्थ यहाँ से 2 एमएम कर देता हूँ, तो ये देखिए ये छोटा हो गया है। और मैं इसकी, ये देखें, मेज़र करता हूँ, तो ये टोटल इसकी विड्थ इस वक़्त 2 एमएम हो चुकी है। और 2 का हाफ 1, मतलब तो ये सेंटर लाइन जो है, यहाँ से मैं इसको
मेजर करता हूँ तो ये देखें 1 mm दोनों साइड पर आ गया है। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो दरमियान में इस एक बेस लाइन है, बेसिकली अगर मैं इसको ये देखें रीशेप भी मैं इसे करता हूँ, तो मुझे रीशेप के लिए ये लाइन ही मिलती है। मतलब मेरी बेस लाइन जो है वो यही है, इसके ऊपर स्टिचेस लगे हुए हैं और उस इन स्टिचेस को मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव कर सकता हूँ। मतलब मैं इन स्टिचेस को इस बेस लाइन के ऊपर भी ले जा सकता हूँ और सारे का सारा इसको नीचे भी ला सकता हूँ। इसीलिए इसको स्पेशल डायलॉग बॉक्स में रखा गया है, क्योंकि ये बहुत से स्पेशल इफ़ेक्ट के लिए डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम बेस लाइन से ऊपर या नीचे स्टिचेस को हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटर से चेक हटा के मैं ये देखें ऑफसेट है, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो ये देखिए साइड 1 और साइड 2, मतलब इस बेस लाइन से आप एक हमारी साइड 1 है और एक हमारी साइड 2 है। वो साइड 1 ये भी हो सकती है, साइड 1 ये भी हो सकती है, या साइड 2 ये भी हो सकती है और साइड 2 ये भी हो सकती है। तो चलें यहाँ से मैं कुछ चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि साइड 1 पर अब यहाँ पर देखें, इस वक़्त जो इसकी पोज़ीशन है, ये हमारी बेस लाइन में वो बता रहा है कि साइड 1 पर 50% हमारे टाँगे हैं और साइड 2 पर 50% टाँगे हैं। यहाँ पर इसकी विड्थ 2 mm है। अगर मैं mm के हिसाब से इसे करना चाहता हूँ, तो देखिए वो मुझे बता रहा है कि साइड 1 पर 1 mm का टाँका है और साइड 2 पर भी 1 mm का ही टाँका है। तो देखें, अगर मैं साइड 1 की तरफ यहाँ पर मैं इसको 50 से 80 कर देता हूँ, सॉरी 80 मैं करता हूँ, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए, हमारे सामने ये हमारी बेस लाइन थी और इसके अब 80% इधर साइड 1 साइड 1 की तरफ टाँका हो गया है और बकाया जो 20% इसका टाँका था वो साइड बी की तरफ हो चुका है। ये देखिए, मैं इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 3 mm कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए, हमारी बेस लाइन से साइड 1 की तरफ हमारे टाँका 80% हो गया है। जैसे कि देखिए मैंने सेलेक्ट किया है तो साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें शो हो रही हैं। मतलब 2.4 mm का जो टाँका है, वो साइड 1 की तरफ है और साइड 2 की तरफ जो हमारा वो 0.6 mm का टाँका है, मैं इसे मेज़र करता हूँ, क्या वाक़ई में ये टाँका इतना ही है? तो मैं एम प्रेस करके मेज़र टूल को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, जी दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक बता रहा है कि 2.4 एमएम का टाँका एक तरफ है और 0.6 एमएम का टाँका एक तरफ है। तो इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा 2 एमएम का टाँका साइड 1 की तरफ रहे और बकाया 1 एमएम का टाँका मेरा साइड 2 की तरफ चला जाए, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 लिख दूँगा और यहाँ पर ऑलरेडी एमएम में इसका साइज़ मेंशन है। तो मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा 2 एमएम टाँका अब इस तरफ साइड 1 की तरफ है, ये देखिए, और 1 एमएम का हमारा टाँका साइड 2 की तरफ है। इसी तरह साइड 2 की तरफ अगर मैं यहाँ पर 2 प्रेस कर देता हूँ, तो ऑटोमैटिकली वहाँ पर साइड 1 की तरफ 1 हो जाता है। ये देखिए अब, यहाँ पे मैं मेजर टूल से इसे मेजर करता हूँ तो साइड 2 की तरफ मेरा 2 एमएम का टाँका है और साइड 1 की तरफ मेरा 1 एमएम का टाँका है। और इसका एक और फंक्शन है जिसे हम कॉर्नर फंक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे रीशेप करता हूँ और ये देखिए, मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट मैं डिलीट करता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि मेरे टाँके यहाँ पर कुछ, मैं कहता हूँ कि मेरे टाँके यहाँ पर कुछ इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 0.5 की जगह, ये जो 0.5 इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं इसको 0.5 को यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो ये देखिए, आपने नोट किया है कि यहाँ पर कॉर्नर से जहाँ पर टाँके इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर टाँके थोड़े-से खुले हो गए हैं। ये देखिए, मैं इसको वापस 0.5 करता हूँ, तो ये देखिए, यहाँ पर टाँके मेरे इकट्ठे हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे टाँके ये इकट्ठे नहीं हों और
इनमें थोड़ी स्पेसिंग रहे ताकि जब ये मशीन के ऊपर चले तो वो यहाँ पर टाँके इकट्ठे नहीं हों या यहाँ पर कपड़े में सुराख नहीं हो जाएँ बार-बार स्टॉक लगने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको 1.5 कर देता हूँ अगर, तो आप नोट करेंगे ये देखिए जो जहाँ-जहाँ कॉर्नर था, वहाँ से टाँकों के अंदर खला आ गया है ज़्यादा। तो नॉर्मली जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाँके इकट्ठे हो रहे हों, हमें वहाँ पर इसे यूज़ करना पड़ता है, वरना इसे अमूमन वैस वरना इसे अमूमन यूज़ करना ही नहीं पड़ता। तो चलें दूसरा इसका एक एंगल होता है, ये देखिए अब ये इस लाइन के को मैं सेंटर में करता हूँ, इसको ये देखें इस वक़्त मेरी बेस लाइन मेरी सेंटर में है और स्टिचेज़ इसके बराबर-बराबर साइड 1 और साइड 2 में इस वक़्त हैं और इसकी विड्थ 3 एमएम है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इस लाइन के मुताबिक इसकी एंगल 90 के बजाय अब ये देखो, अगर इस बेस लाइन को ये बेस लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ 3 एमएम और एंगल मेरा यहाँ पर 90 है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये लगा हुआ इसको मैं थोड़ा डिफरेंट लुक देना चाहता हूँ, मैं इसका एंगल थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, तो ये इसका एंगल होता है। मैं इसको 90 को मैं 45 अगर करता हूँ, तो ये देखिए, सारे का सारा उसने एंगल ये देखिए चेंज कर दिया है। और अगर इसको वापस से मैं 90 पे करता हूँ, तो ये देखिए वापस से ये 90 पे चला गया है। इवन कि अगर इसको मैं 30 करता हूँ, इसके एंगल को, तो ये देखिए इस पर मौजूद तमाम स्टिचेज़ 30 पर चली जाएँगी और इसका एंगल 30 पर रखते हुए मैं आपको ऑफसेट इसका करके दिखाता हूँ। क्या तब भी इसके एंगल इसी तरह रहेंगे? तो ये देखिए मैं साइड 2 को इसकी 2 एमएम करता हूँ। जी हाँ, देखें सिर्फ़ टाँकों ने अपनी पोज़ीशन चेंज की है, अपना एंगल चेंज बिल्कुल नहीं किया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हुए सिर्फ़ हमारे जो टाँकों की पोज़ीशन है, उसे हम थोड़ा-सा ऊपर या नीचे करना चाहें, तो वो हम कॉलम सी को यूज़ करते हुए बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस एक पिक्चर पर भी करके दिखाता हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। रेफ़रेंस के लिए मैंने ये पिक्चर एक इसके लिए रखी है, जिस पर मैं आपको कॉलम सी से आपको ये चीज़ें बनाकर दिखाऊँगा और इस तस्वीर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप इस तस्वीर को हासिल कर सकते हैं और इस पर अपनी कॉलम सी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ से मैं कॉलम सी को सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारा कॉलम सी है, इसकी शॉर्टकी F6 है। अब मैं इसे थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो विड्थ है वो 3 एमएम और इसका इनपुट साइड्स सेंटर, कॉर्नर फ्रैक्शन 0.5 और एंगल 90 ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सिंपल रनिंग की तरह हमने इसको इसके ऊपर ड्रॉ करना है। ये देखिए, कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते वक़्त आप शेप्स का बहुत अच्छा ख़्याल किया करें, आप इसे बहुत अच्छे से ड्रॉ किया करें। ये देखें, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको समझाने वाली है इसमें, ये इनपुट सी से मैंने इसे बना लिया है। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको बनाया है, यहाँ ये साइड 1 और साइड 2 यूज़ किस लिए होती है? अब ये देखें, मैंने इसको यहाँ पर इसके ऊपर ड्रॉ किया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये टाँके यहाँ पर नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये टाँके इसके ऊपर लगा दिए हैं, तो मैं यहाँ पर इसे ऑफसेट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 3 एमएम कर देता हूँ। तो ये देखिए आप, इस लाइन के बाहिर-बाहिर ये सारे टाँके चले गए हैं और अगर मैं साइड 1 की तरफ यहाँ पे 3 एमएम कर देता हूँ, तो ये देखिए ये सारे टाँके इसके अंदर आ गए और अगर वापस से इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, तो ये देखिए टाँके वापस वहीं आ चुके हैं जहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ किया था। और दूसरा इसके ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर, अब कॉर्नर की सेटिंग यहाँ पर 0.5 है, मैं यहाँ को 2 एमएम कर देता हूँ, तो ये देखिए
ये टाँके यहाँ पर सारे खुले हो चुके हैं। मैं इसे अंडू कर देता हूँ और एक और चीज़ आप ये देखें, मैं इसकी नोक को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जिससे कि मेरे टाँकों की शेप्स थोड़ी ख़राब हो गए हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम सी का यूज़ करते हुए इस शेप को यहीं तक बनाऊँ, तो उसके लिए ये आप देखें, मीटर कॉर्नर आपके जो ये एक बार है, जिसका नाम स्टिच इफ़ेक्ट्स होता है। इसके अंदर आपको मीटर कॉर्नर, कैप कॉर्नर और लैब कॉर्नर्स, ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि आपके कॉलम सी से बने हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को दुरुस्त तरीके से अप्लाई करने के लिए होती है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इन तीनों कॉर्नर्स की सेटिंग को, जैसा कि यहाँ पर अगर आप इसे गौर से देखें, तो इनके नाम के साथ इनके ऊपर जहाँ पर ये रेड टाइप की फीलिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये दिखाता है कि ये इस तरह से कुछ इसको, इनके कॉर्नर्स को कवर करेगा। अभी यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी कॉर्नर टाइप अप्लाई नहीं हुई है। इसकी इसलिए शेप इस तरह की नज़र आ रही है, जो कि ये एक ख़राब शेप है। इसको दुरुस्त करने के लिए चलें, मैं इसको पहले मिड कॉर्नर में करता हूँ। तो ये देखिए, मीटेड कॉर्नर में करने के बाद इसकी शेप बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके कॉर्नर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जो स्टिचेज़ पहले ख़राब थी, इसे मैं अनडू करता हूँ, या मैं ये देखिए, इसे मैं अनडू करता हूँ, तो यहाँ मेरी स्टिचेज़ काफ़ी ख़राब थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर मीटेड कॉर्नर ऑन किया, तो इसने स्टिचेज़ इसकी ठीक कर दी, इकट्ठी कर दी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से नहीं करूँ, या मेरे डिज़ाइन की डिमांड इस तरह से नहीं है, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, जो कि हमें उसी लिहाज से यूज़ करने पड़ते हैं, जो हमारी मशीन के लिए, हमारे डिज़ाइन के लिए बेहतर होते हैं। ये चीज़ें मैं आपको आगे जाकर डिज़ाइनिंग में सिखाऊँगा। तो देखिए, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कैप कॉर्नर यूज़ करता हूँ। तो कैप कॉर्नर ने भी लगभग वैसी ही इसकी शक्ल दी है, जैसा कि मीटेड कॉर्नर ने दी थी। तो मैं इसे कैप कॉर्नर को बंद करने के बाद मैं लैप कॉर्नर को ऑन करता हूँ। तो ये देखिए, ये शेप जो हम चाह रहे थे, ये देखिए, जैसा हमारा नीचे का हमारी बेस लाइन है, हमने वहाँ पर एक कॉर्नर दिया हुआ है। तो लैप कॉर्नर करने से हमारी शेप बिल्कुल वैसी ही आ गई है, जैसा कि हमने नीचे बेस लाइन की शेप दी थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी शेप, थोड़ा हमारा कॉर्नर ना भी बने तो चले, कोई बात नहीं है। तो हम मीटर कॉर्नर या कैप कॉर्नर हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमने जो शेप बनाई है, हमें बिल्कुल वैसी ही शेप मिले, तो हम वहाँ पर लैप कॉर्नर ऑन करते हैं, जिससे कि आप देखें, ये मैं नीचे तस्वीर भी शो करता हूँ। तो ये देखें, हमारा कॉर्नर बिल्कुल ठीक बना हुआ है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल इसी के मुताबिक कर दूँ, तो ये देखिए, मैं यहाँ पर लैप कॉर्नर ऑन करता हूँ, तो ये हमारी वैसी ही शेप तकरीबन बन गई है। तो दोस्तों, ये था कॉलम सी। मैं इस तस्वीर को इस तस्वीर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस तस्वीर को वहाँ से डाउनलोड करें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा दोस्त है, जो बिना पैसों के ये डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, वो उसे आप हमारा चैनल रेफ़र करें और हमारा चैनल आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप हमारी पिछली क्लासेस को एक बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट क्लासेस सीखने में बहुत आसानी होगी। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।